स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई, आज हम आ गए हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी 2026 के सेट नंबर 6 पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी YouTube पर एक सीरीज़ चल रही है 28 डेज सीरीज़, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जो कि 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। उससे पहले पहले हम ये 28 सेट पूरे करेंगे और मैं हर सेट में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ पिक करके आपको यहाँ इस सेट के माध्यम से करा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो मेरे भाई, हम विभिन्न रेलवे के एग्ज़ाम जो के जैसे NTPC, ALP, JE, ग्रुप डी, है ना, उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो बार बार रिपीटेड होते हैं, कभी किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो गया, कभी किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो गया, तो मेरे भाई वो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ और आपको इस सेट के माध्यम से करा रहा हूँ, वो भी एकदम ईजी तरीके से। जहाँ हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ रही है वहाँ हम ट्रिक से कर रहे हैं, जहाँ हमें थोड़ी तो कोई ट्रिक या कोई वैसे लॉजिक नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा डिटेल से कर ले रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, इतना हमें पता है। और जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ मेरे भाई, यकीन मानिए, आप अगर ये सेट देख कर चले गए एग्ज़ाम देने तो यकीन मानिए कि आपका मैथ्स का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और छूटने की बात छोड़ो, छोड़ते तो वैसे कोई भी नहीं है, करके आते हैं फिर भाई गलती से हमारे गलत हो जाते हैं, किसी भी कोई कहीं मिस्टेक कर देते हैं, कोई भी एक लॉजिक हमारा या कॉन्सेप्ट कुछ हम दिमाग से निकला तो हमने कुछ गलत किया और हमारा क्वेश्चन गलत। लेकिन मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से इस सेट को तैयार करके गए तो आप कुछ भी नहीं भूलोगे और आपके सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। तो मेरे भाई, ज़्यादा ना बोलते हुए बस अपने सेट पे आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, हमें 28 सेट पूरे करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है, और ये क्वेश्चन आ रहा, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, मेरा कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, सारे PYQ हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो पहला, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है, माना 0.27 यानी 2.27 पे जो ऊपर लाइन लगी रहती है ना, इसको बार कहते हैं। आप सभी जानते हो, सेट पढ़ रहे हैं तो आप तो पहले मैं जानता हूँ आप पढ़ चुके होंगे। डिवाइडेड बाई 3.2 पे बार बराबर x, जहाँ x अपने सरलतम रूप में एक उचित भिन्न है तो x के अंश और हर का योग बताना है। यानी जो हम ये कैलकुलेशन करेंगे इसकी जो कैलकुलेशन करके जो बराबर x आएगा वो बराबर x है, यानी वो x की वैल्यू आएगी। तो हमें उसका क्या बताना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताना है, क्या होना है। तो पहले तो हम x निकालेंगे है क्या। तो देखो, ये है 0.27 पर बार और इसे डिवाइड करना है 3.2 पे बार से। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारी x, यानी x के बराबर वो वैल्यू होगी। तो हमें इसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि जब ये बार कब आता है कि पॉइंट के बाद वो नंबर बार बार रिपीटेड होते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उस पर बार लगा, जितने बार जो अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी हर बार क्या रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे 27 ऐसे चल रहा होगा, तो हमने बार लगा दिया 27 पे बार, यानी इसको हम ये पढ़ सकते हैं। बार लंबा नंबर नहीं लिख सकते, लिख रहे तो हम ये लिख देते हैं। तो हमने क्या करा कि जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना, तो जितने पे बार है, यानी नंबर जो है वो तो नंबर लिखो ऊपर न्यूमरेटर में, नंबर कितना है 27 ऊपर लिख लिया। अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे ये आता है कि जितने डिजिट पे बार है उतने बार 9 कर दो, यानी कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, 1 2, तो नीचे कितना आएंगे 2 बार 9 आ जाएंगे। ये हो गया इसका फ्रैक्शन रूप, ठीक है। अब है डिवाइड। अब देखो, ये है 3.2 पर बार, यानी 3 पॉइंट का मतलब होगा 3 तो हमारा क्या है, होल नंबर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इससे तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 पे बार, 0.2 पे बार लिख सकते हैं, है ना।
तो ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 27/99 डिवाइड 3 प्लस, अब 2 पे बार को क्या लिख सकते हैं, जो मैंने बताया कि जो नंबर है वो नंबर तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, अंश में, और जितने डिजिट पे बार है उतने बार नीचे 9 आएगा, तो एक डिजिट पे बार है तो नीचे 9 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 27/99। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, और आप पता है कि मल्टीप्लाई का साइन हम जब चेंज करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो देखो पहले तो ये बनाएंगे, 9 3 27, 27 और 2 29, यानी ये बनेगा 29/9, और हमने मल्टीप्लाई लगा दिया तो हम कर देंगे उल्टा, यानी 9/29। ठीक है। अब देखो जो कट रहा है वो काट लेंगे, तो 9 से ये कट जाएगा कितने पे, 11 पे, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और तो कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आएगा 27 और नीचे आएगा मल्टीप्लाई। देखो किसी, अब 11 का मल्टीप्लाई समझ लो कैसे करते हैं, किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करना है, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई 29 में करना है, वैसे हम पढ़ सकते हैं लेकिन मैं बताता हूँ। हमें क्या करना होता है कि जो डिजिट है पहले वो डिजिट लिखो, 9 है 9 लिख दिया। अब क्या करना है कि आगे जो आएगा तो उसमें 2, 9 और 2 को जोड़ो, 9 और 2 11, 11 का हम लिखेंगे 1, एक क्या रहेगा हमारा हासिल। ठीक है। अब आगे कितना है 2, तो उस 2 में हम क्या लिख देंगे, जो हासिल था वो जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3, यानी हमारा मल्टीप्लाई आएगा 319। और उसने हमें पूछा है क्या, अंश और हर के योग, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग सम बताना है। तो सम कर दो कितना आएगा, जब इनको हम जोड़ेंगे एक साथ तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने पर तो 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, और ये 3, तो 346, इनका सम आ जाएगा 346। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 346। आगे बात समझ में, ऐसे करना था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। कहता है कि एक कोई व्यापारी है, उसको एक सौदागर एक वर्ष में ₹12,500 चुकाने हैं, मतलब एक व्यापारी को चुकाने हैं एक सौदागर को कितने रुपए, 12,500 रुपये। हालांकि व्यापारी 6 महीने के बाद ही इस राशि का भुगतान करके हिसाब चुकता करना चाहता है, लेकिन व्यापारी क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ कि 1 साल की बजाय क्या करूँ 6 महीने में चुका दूँ, है ना, 6 महीने में जो राशि वो चुका दूँ तो क्या होगा। और यदि ब्याज की दर 8% है तो उसे कितना पैसा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि अगर 8% की रेट है, मतलब वार्षिक 1 प्रतिवर्ष, ठीक है, 8% की, तो सोचता है कि मैं अगर 6 महीने में ये राशि चुकता कर दूँ तो मैं 6 महीने की ब्याज से बच जाऊँगा और मुझे कुछ कम पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो जब भी मेरे भाई ड्यू, ये शब्द है ना ड्यू, ड्यू मतलब होता है कि जो हमें देना है, इतना पैसा हमें देना था 1 साल के बाद, 1 साल के बाद इतना ड्यू था हम पे, तो हमें 1 साल के बाद देना था, यानी ड्यू। ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब हमें, और वो क्या करेगा, अब कुछ समय पहले ही देना चाह रहा है उसको, तो हमें क्या करना है, ये ड्यू जो हमें निकालना है ना वो कैसे निकालना है, तो देखो ड्यू बराबर लिख दो, ये याद कर लो, ये लगाना है पी, यानी कुछ भी जो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या मतलब जो ड्यू था पहले, जो ड्यू देना था वो, ठीक है, जो ड्यू 12,500 देना था वो वाला डी, यानी हम पी कह देते हैं उसको, ठीक है। पी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में आएगा 100 प्लस आर इंटू टी, मतलब आर क्या रेट और टी समय, मतलब जितना समय उसने कम कर दिया वो। अब यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे तो डी निकालेंगे कितना, मतलब जो राशि हमें कितनी देनी है इस समय के बाद। तो देखो पी कितना, यानी इतना देना था 12,500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 100 प्लस, अब रेट कितनी थी पहले, 8% थी, है ना, तो 8% रेट थी, मैं लगा रहा हूँ 8% मल्टीप्लाई, अब समय 1 वर्ष था लेकिन समय क्या होगा 6 महीने पहले ही देना चाह रहा है, यानी 1/2, समय कितना होगा आधा, यानी 1 महीने में, सॉरी 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और वो 6 महीने बाद देना चाह रहा है, यानी 1/2 वर्ष में, वर्ष के आधे समय में देना चाह रहा है, तो ये हो जाएगी 1/2। ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500 मल्टीप्लाई 100, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये चला जाएगा कितने पे, 4 पे, यानी हो जाएगा 4 एकम 4, और 100 में हमें 4 ऐड करेंगे तो 104। अब इसे कैलकुलेशन करनी है, जो कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो किससे काटें, 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 13 अट्ठे 104 होता है, यानी 8 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 13 पे जाएगा, और 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8 से 3 डिजिट काट के देखते हैं, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, वो 1 जीरो और आएगा तो 4 बचेंगे, 8, हाँ ये 8 से कट जाएगा। मैं अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूँ तो, है ना,
ये 8 से कट जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगी, यानी ये 100 इसके साथ 0 और बढ़ा दूँ, तो देखो कैसे 13 से काटूंगा, 13 कम 13 नहीं जाएगा, तो 13 ठीक 104, 13 नंबर 117। सॉरी 8 से काट रहे हैं ना हम, हाँ 8 से काट रहा है, 13 पे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बचेंगे, 45 हो गए, 8 पंजे 40, 5 बचेंगे, और 8 छिक्के 48, 2 बचेंगे, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे। अब मैंने बताया कि दो जीरो इसके साथ शामिल कर दो, 4 बचे, तो एक जीरो हो जाएगा, तो 40 हो गए, 8 पंजे 40 और एक जीरो और, यानी 8 से इतने पे कट जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 13 से बस डिवाइड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 13 से करो, 13 एकम 13, 2 बच्चे, 13 दूनी 26, अब 2 उतारेंगे तो 0 आएगा, और 5 उतारेंगे तो 13 1 पे जाएगा, 13 कम 13, 12 बचेंगे, और 0 उतार लिया तो 120, तो कितना आएगा, 13 नंबर 117, है ना, 13 नंबर 117। अब पॉइंट पॉइंट लग जाएगा, कितने बचे 3, अब हम करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 9, इतने कुछ पॉइंट में जाएगा, और हमारे सारे ऑप्शन देखेंगे, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, यानी हमारा समथिंग 12,019, यानी इस ये आंसर होगा हमारा। अब ये कहाँ है तुम्हारा, देखो 12,000, एक ऑप्शन ये, एक ये, 12,019 चाहिए, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल करना है मेरे भाई, ये याद कर लो, ये अगर ड्यू वाली बात है तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो कि हमें ये लगाना है, और यहाँ से कैलकुलेशन कर देनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट है इसका। आज का क्वेश्चन नंबर 3, RRB NTPC 2024 में पूछा गया। कहता है कि ए ने ₹7,250 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और 3 महीने के बाद बी उसके भागीदार के रूप में शामिल हो गया, यानी ए ने शुरुआत करी व्यवसाय की, और बी उसमें 3 महीने के बाद साझेदार बन गया। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद लाभ को ए और बी के बीच 8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बी का योगदान कितना है, यानी ये कहता है कि बी ने कितना पैसा उसमें लगाया, वो हमें बता दो जब उनके लाभ को 8:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो देखो आप जानते हो इन्वेस्टमेंट, यानी ए, 2 साझेदार हो गए ए और बी। ए ने शुरुआत करी कितने रुपए लगा के, 7,250, लेकिन अब ये 1 साल की बात चल रही है, व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के बाद जो लाभ हुआ उसको बांटा गया, तो 1 साल की बात मतलब 12 महीने, है ना। और बी ने, अब बी का हमें पता निकालना है क्या इन्वेस्टमेंट था, तो बी में कह देता हूँ, बी ने बी लगाया, मल्टीप्लाई कितने महीने, 3 महीने के बाद। तब ए ने 3 महीने अकेले व्यवसाय चालू रखा, शुरू मतलब चालू करके 3 महीने तक अकेले ए रहा, उसके 3 महीने बाद बी आया, यानी बी ने कितने महीने पैसे लगाया, 12 - 3 यानी 9 महीने। तो साझेदार बना कौन, बी, 9 महीने तक, बी बना 9 महीने तक साझेदार। तो यहाँ से हम इनका रेशियो बनाएंगे। ठीक है, रेशियो बनाएंगे तो देखो ये आपका कट जाएगा 3 से, और ये 3 से 4 पे, 3 से 3 पे, 3 से 4 पे, है ना। तो इनका रेशियो यानी ए और बी का रेशियो, और आप जानते हो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उसी रेशियो में आपका क्या बढ़ता है, जो लाभ होता है वो उसी रेशियो में बढ़ता है, यानी इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा किसके बराबर, लाभ के रेशियो के बराबर। तो यानी ये है 7,250 मल्टीप्लाई 4, ए का रेशियो बी से आएगा कितना, अब बी ने तो पैसा लगाया कितना, बी, तो बी मल्टीप्लाई 3, और ये जो रेशियो है ये किस में आएगा, इनके लाभ के, जो मैंने लाभ बांटा गया है किसमें, 8:9 में, वो उसके बराबर हो जाएगा, तो 8:9। ठीक है, जैसे मैं अभी बताया था कि लाभ जो बढ़ता है तो उनके लगाए गए पूंजी, जो पूंजी वो लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ बांटा जाता है, तो लाभ और जो बांटा गया वो इस बराबर हो जाएगा 8:9, और इनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात बराबर। तो हम यहाँ से करेंगे तो देखो 4 से तो ये कट जाएगा 2 पे, 3 से ये कट जाएगा 3 पे, हमें निकालना है बी, तो बी को अब 2 से ये काट लो, 2 से आप ये कट जाएगा कि नहीं, तो ये कितने पे कट जाएगा, 2 तिया 6, 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3625, सब कुछ कट गया, यानी अब हमें निकालना है बी। तो बी को आप इधर पहुंचा दो, और 3 जो नीचे रहेगा इसको इधर, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और बी, तो बी बराबर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 15। अब आप देखोगे कि यूनिट आपके आंसर में यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, और 5 आपके एक ही ऑप्शन में, ओनली कहाँ, ऑप्शन डी में। तो आपको मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं से हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है, यानी हमें साइड दी है, एक कोई बहुभुज है 200 भुजाओं वाला,
उसके आंतरिक कोणों का योग बताना क्या होगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया मेरे भाई। तो आप जानते हैं कि क्या होता है आंतरिक कोणों का योग किसी भी बहुभुज का, तो n-2 ये होता है क्या, इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इंटीरियर एंगल, है ना। n-2 180 मल्टीप्लाई 180 ये होता है किसका, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला। जो दिया है हमें किसके बराबर, दिया नहीं, निकालना है ना। अब भुजा साइड दिए, साइड कितनी, एन बराबर एन क्या होता है यहाँ साइड, साइड दिए 200, तो 200 में से हम 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 198, मल्टीप्लाई करना है कितना 180। अब आप देखो जीरो तो आपका आएगा ही आएगा। अब 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 अट्ठे 144, 4 आएगा। अब देखो जीरो और चार आपके एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन में 0 4 0 4, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब आपके इसमें से कोई एक आंसर होगा, या 640 या आगे चलते हैं। तो 18 अट्ठे 144, 14 हासिल हो गया। 18 9 में 162 होते हैं, 162 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 162 में 14 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 176। तो 176 का कितना लिखोगे 6, यानी 640 होगा लास्ट में। तो 640 किस में ना, इसमें इसी में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पूरा आगे करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन बी हो गया। तो ये याद रखो आप, n-2 इंटीरियर एंगल के सभी इंटीरियर एंगलों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। और एक्सटीरियर एंगल का होता है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात आए ना तो ये होता है 360 डिग्री। अगर एक एंगल, ये तो सभी का हो गया सम, एक्सटीरियर एंगल का जो जितने एक्सटीरियर एंगल का सम हो गया ये 360 ये होता है। और आपको एक एंगल का निकालना हो एक्सटीरियर, तो इसके एन से डिवाइड कर दो, जितने भी एन है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक कोण आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो जाता है। और यहाँ जब एन से डिवाइड करोगे तो आंतरिक कोण का, मतलब ये तो सम है, सभी आंतरिक कोणों का सम है, उसका फॉर्मूला है। और आपको चाहिए एक कोण, तो आप एन से डिवाइड कर दो तो आपका ईच एंगल आ जाएगा, मतलब प्रत्येक एंगल आ जाएगा कितने कितने का है। देखो ये है आरआरबी एएलपी 2025 का। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि देखो ये कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर √3+1 एंड √3-1। ठीक है, तो √3+1 और √3-1 उसके क्या है, रूट्स हैं यानी मूल हैं। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण देखना है कि अगर ये रूट है, इसके मूल ये हैं √3+1 और √3-1, तो इनमें से कौन सा हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। तो देखो एक चीज़ याद रखो, क्या होता है कि अगर मैं इसको अल्फा कह दूँ, इसको कह दूँ अल्फा और इसको कह दूँ बीटा, ठीक है, तो ये मूल हैं दोनों, अल्फा और बीटा किसके, द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो हमें मूल समीकरण बनाना, तो जब भी हमें द्विघात समीकरण के मूल पता हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें मूल पता है तो कैसे बनाना है, तो ये बनता है मेरे भाई x², ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, अल्फा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का योग इंटू एक्स, प्लस में आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस समीकरण, इससे आप द्विघात समीकरण बना सकते हो अगर आपको मूल पता है दोनों। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के दोनों मूल पता है तो आप इससे द्विघात समीकरण का पता लगा सकते हो कि द्विघात समीकरण कौन सा बनेगा। तो अब देखो क्या करना है, मैंने कह दिया कि इसको मैंने पहले मूल को अल्फा कह दिया, दूसरे मूल को बीटा कह दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा का, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए, मतलब इन दोनों मूलों का क्या चाहिए, सम चाहिए, जोड़ चाहिए। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो देखो ये x² का वेरिएबल तो यही आएगा ऐसे ही माइनस। अब इन दोनों का सम करूंगा तो अब देखोगे तो √3+1 और √3-1। तो जब आप जोड़ने जाओगे तो मेरे भाई +1 और -1 तो कट ही जाएगा जोड़ने पे। तो वो क्या बन जाएगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा 2√3, यानी ये हो जाएगा 2√3 और सफिक्स में इसके x। ठीक है, प्लस अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों मूलों का गुणनफल। अब दोनों मूलों का गुणनफल चाहिए तो मेरे भाई पहला मूल है आपका √3-1, ये होगा अल्फा। ठीक है, और इनका गुणनफल चाहिए तो यानी मुझे इसका क्या करना है, √3-1 लिख दिया मैंने, सॉरी इसको मैंने बीटा कहा था ना, बीटा लिख दो चलो माइनस। तो अब ये √3+1 इन दोनों का क्या होगा
मल्टीप्लाई, और अब जानते हो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है ना। तो आप जब ये करने जाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, रूट थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और इसका करने जाओगे तो -1, जब घटाओगे 3 - 1 करोगे कितना आ जाएगा 2, यानी एल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई आप करने जाओगे, यानी √3 + 1 और √3 - 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो वही तो हमें चाहिए। तो देखो इनका मल्टीप्लाई आ गया कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 = 0। तो हमारा समीकरण कौन सा सही बैठा है, देखो x² माइनस चाहिए, √3 का √2 √3 के आगे हमें माइनस चाहिए, तो 2 √3 के आगे -3 समीकरण में एक में है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब हमें 2 के आगे प्लस चाहिए, तो देखो 2 के ये तो कट ही गया, यहाँ 4 है ये नहीं होगा, यहाँ 2 है ये माइनस था ये हो जाए, ये तो है बैठ ही रहा है सही है ना, ये माइनस था तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई समीकरण बनाते हैं अगर आपको दोनों मूल पता है। ये याद रखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, सफिक्स में x होता है प्लस एल्फा इंटू बीटा, आप यहाँ से कैलकुलेशन इसकी निकालोगे और रखोगे आपका समीकरण तैयार हो जाएगा। ये ज़्यादातर पूछता है देखा समीकरण वगैरह, रेलवे बहुत पूछता है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 RRB JEE 2025 में पूछा गया, कहता है अमन ने 1710 रुपये में 38 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने इसे इसके 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखो मेरे भाई उसने क्या किया कि 38 किलोग्राम चावल खरीद लिए इतने रुपए में, ठीक है, और जब उससे बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया, बेचते समय 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी उसे लाभ प्राप्त हो गया कितना, 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। यानी अगर वो 38 खरीद के लाया था मेरे भाई, तो 38 में से उसने क्या किया कि उसको लाभ 8 किलो के लाभ के विक्रय के बराबर तो लाभ प्राप्त हो गया, 8 किलोग्राम के विक्रय के बराबर, है ना। यानी उसने बेच कितने पाए होंगे अभी तक, 30 किलो चावल बेच पाए होंगे, यानी मैं कह दूं कि 38 का CP बराबर उसको मिल गया कितना, अगर इसकी CP जो थी ना उसके CP जो इतने में खरीद के लाया था, 38 किलोग्राम चावल जो खरीद के लाया था, वो उसके कितने बेचने पे निकले आए, 30 किलोग्राम, 30 SP के बराबर हो गया, यानी 8 का तो फायदा हुआ ना उसको, यानी बेच कितने पाए होंगे अभी तक 30 SP, यानी इतने बेच पाए होंगे, इतने बेच पे तो बेचने पे उसको तो बराबर ही प्राप्त हो गई, यानी जितने में खरीद के लाया था उतने उसके 30 किलो बेचने पे ही निकले आए, जितने रुपए में उसने यहाँ खरीदे थे 1710 में ये 38 किलो चावल, उसने 30 किलो बेच पाए और उसकी कीमत निकल आएगी 1710 के, भैया मेरे पैसे आ गए वापस मेरी जेब में जितने के मैं खरीद के लाया था, है ना। तो अब लाभ उसको कितना हुआ था 8 किलोग्राम, वही मैंने कम कर दिया, यानी 8 किलो अब बचत, अब जो 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा उसके पास बच गए, यानी उसने 30 किलो बेच दिए, 38 लाया था, 38 किलो चावल लाया था, 30 किलो बेचे और उसकी कीमत निकल आई कि जो वो खरीद के लाया था। अब बाकी जो उसको बच गया वही तो उसका लाभ होगा, यानी कितना बच गया 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर, तो यानी 8 किलोग्राम का लाभ हो गया, यानी 8 किलोग्राम चावल अब वो उसी कीमत पे बेच लेगा, तो उसका क्या हो जाएगा फायदा ही तो हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से हम SP और CP निकाल लेंगे, और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 38 × CP कितना था 1710, तो 30 × SP कितना होगा, ये भी 1710, है ना। तो मैं यहाँ से इसके बराबर कर दूंगा कितना 1710, सॉरी 1710, इन दोनों की कीमत बराबर होगी नहीं होगी। तो मैं अगर SP निकालना चाहूँ, सेलिंग प्राइस उसका निकालना चाहूँ, तो उसने इस रेट से बेचा, यानी 1710 के खरीदे थे, तो 30 किलो चावल मैं इसको डिवाइड करूँगा, जाएगा 3 से इसको काटूंगा तो 5 15, 2 बचेंगे, 3 7 21, यानी उसने जो बेचे होंगे ना 57 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचे होंगे, तब उसकी कीमत क्या निकल के आई होगी जो उसने खरीदी थी, यानी 30 किलो चावल बेच लिए होंगे और इतने रुपये उसके जेब में आ गए होंगे, किस कीमत से 57 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अब उसने बोला कि 5 किलो चावल का विक्रय मूल्य बता दो, तो 5 का मल्टीप्लाई, 1 किलो चावल का आ गया ना ये प्रति केजी, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई आप करने जाओगे तो 5 7 35, 3 5 25 और 3 कितने होते हैं 28, है ना 285, तो 285 ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए 285 रुपये, यानी 5 किलो का विक्रय मूल्य, 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका 285, ऐसे करना है। तो जो लाभ प्राप्त हुआ है ना वो 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के, तो उसको लाभ ही 8 किलोग्राम पे हो गया, यानी उसने जो खरीद दिया था 38 किलोग्राम चावल, वो उसने 30 किलोग्राम बेचने पर ही वो कीमत प्राप्त कर ली जितने में खरीद के लाया था, इसका मतलब ये हो गया, ऐसे समझना होता है इसको इस तरीके से, लाभ है वो लाभ है 8 किलोग्राम, अब जो बेचेगा उसको लाभ हो जाएगा, तो 57 के हिसाब से 8 किलो बेच देगा तो उसको बाकी जो पैसा आएगा उसकी जेब में किसका आएगा, प्रॉफिट का ही तो आएगा, तो ये हो गया।
उसने 5 किलो चावल का विक्रय मूल्य पूछा, तुम्हारा 285 आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब समझो, ये है क्वेश्चन नंबर 7, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। कहता है द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज 40, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। यानी 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, मतलब 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग है 40। तो कहता है इन अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। अब मेरे भाई एक बात बताओ मुझे कि उसने बोला 3 अभाज्य संख्या यानी 3 ऑड नंबर, अभाज्य संख्या भी ऑड ही हो सकती होंगी, तो ऑड अगर मैं कह दूँ ऑड प्लस ऑड का प्लस ऑड, 3 नंबर में अगर ऑड ऑड लिख दूँ तो इनका सम करूँ तो मेरे भाई हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। क्यों कि ऑड और ऑड क्या बनाता है, इवन बनाता है, और इवन प्लस ऑड कर दूंगा तो मेरे भाई क्या बना देगा, ऑड बना देगा, है ना। यानी 3 नंबरों जो 3 ऑड नंबर होंगे उनका जब मैं सम करने जाऊंगा तो मेरे भाई ऑड नंबर आएगा। और आप देख रहे होंगे 40 बोल रहा है, तो 40 एक इवन नंबर होता है ना। इसका मतलब आप समझ गए कि उसमें एक प्राइम नंबर ऐसा होगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा, तभी वो सम कैसा बनेगा, हमारा इवन बनेगा। आगे बात समझ में। तो एक प्राइम नंबर इसमें ऐसा होगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी। और आप जानते हैं कि एक अकेला इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 होता है। यानी अगर इनमें से एक नंबर 2 रहा होगा तभी जाके उनका योग तीनों का मिला के 40 यानी एक इवन नंबर बना होगा, है ना। तो अगर मैं 40 में से उस 2 को माइनस कर दूँ ना तो मेरे बाकी बचे 2 नंबरों का योग कितना रह जाएगा, 38। यानी एक नंबर मेरा मुझे मिल गया कि एक तो होगा, 2 तो होगा ही होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि मुझे 3 और प्राइम, उसने बोला 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग, तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग मेरे भाई ऑड आएगा। इवन तभी आएगा जब उसमें एक इवन नंबर होगा, और इवन नंबर एक ओनली इवन प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब 2 तो उसमें होगा ही होगा। तो मैं 40 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा बाकी बचे 2 नंबरों का योग आ जाएगा 38। ठीक है, तो एक नंबर तो मुझे मिल गया मेरे भाई का, 2 हो गया। अब बाकी के 2 नंबर हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से होंगे। अब देखो वो भी दोनों कैसे चाहिए, प्राइम चाहिए। एक प्राइम तो ये होगा P1, और मुझे चाहिए P2 और P3 भी, यानी बाकी बचे नंबर भी क्या चाहिए, मुझे प्राइम चाहिए। तो देखो अगर मैं इससे अगला नंबर 3 ले लूँ, 3 एक प्राइम नंबर होता है, तो 3 और दूसरा एक कोई और नंबर होगा, उसका जोड़ कितना बनना चाहिए, 38 बनना चाहिए। अगर मैं 3 ले लूँगा तो दूसरा नंबर मुझे कितना लेना पड़ेगा 38 बनाने के लिए, 35, जबकि 35 आपका प्राइम नंबर होता नहीं है। इसका मतलब मैं 3 नहीं ले सकता। अब 3 के बाद अगर मैं 5 लूँगा तो 5 मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा। अगर मैं 5 लूँगा तो 5 में 38 बनाने के लिए क्या जोड़ूँ, 33, है ना। तो 33 का मेरा भाई प्राइम होता है, नहीं होता, है ना। तो मैं 5 भी नहीं ले सकता। अगर मैं मुझे चाहिए मान लो 2 प्राइम नंबर है, इनका योग 38 बनाना है ना। अब 2 मेरे मिले, अगर मैं 3 लूँगा तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 35, तभी तो 38 होगा। तो 35 तो प्राइम होता नहीं। अगर मैं इसके अगला 5 लूँगा तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 33, तो 33 भी प्राइम नहीं होता। और इसके अगला प्राइम क्या लूँगा, 7, तो 7 पर लूँगा तो कितना 38 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 31। और अब देखो 7 आपका प्राइम होता है, 31 आपका प्राइम होता है, और दोनों का योग भी 38 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये दोनों ले सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये कि मेरे ये 2 नंबर भी क्या होंगे, 7 और 31 होंगे। अब इनका चाहिए हमें क्या नंबर मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई चाहिए, यानी गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2 7 14, 4 1 4, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपका, 4 आएगा मेरे भाई। और 4 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी 434 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 2 7 जा 14, 4 और 4 का मल्टीपल से करोगे तो 4 आएगा आपके आंसर में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यूनिट डिजिट पे एक ही बार 4 था। अगर समझे, इस तरीके से देखना है इस सवाल को। अब देखो ये सवाल है थोड़ा अच्छा मेरे भाई। ये कहता है कि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये और धनराशि ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। अब मेरे भाई देखो करना क्या है हमें। अगर हम पास्कल रूल से जाएं, आप पास्कल रूल जानते होंगे। पास्कल रूल क्या होता है, पास्कल रेशियो जो होता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, पता है 4 वर्ष के लिए 4 ईयर्स क्या होता है, ये होता है 4:6 रेशियो 4:1, ये होता है ना। तो आपको इस रेशियो पे जाने के लिए आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल आपके पास है नहीं, है ना। तो उसने बोल दिया हमें कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 20 है।
और रेट परसेंट है 8%। तो मेरे भाई आप यहाँ सक्सेसिव लगा लो, सबसे बढ़िया 4 वर्ष के लिए। तो देखो 8%, 8%, 8% और 8%। और ये सक्सेसिव आपको मेरे भाई लगाना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव? क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे आपको लगाना लगाना होता है। तो आप यानी 8 + 8 करने जाओगे तो कितना आएगा 16, और 8 × 8 करोगे तो कितना आएगा 64, और 64 को 100 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा, 8 और 16 16.64। ये इन दोनों का सक्सेसिव आ जाएगा। अब आप इसके साथ सक्सेसिव लगाने जाओगे, है ना, इसी को तो लगाने जाओगे तीसरे वाले को इसके साथ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले जोड़ोगे। तो मेरे भाई पहले ही आप 8 यहाँ जोड़ दो, जोड़ोगे ना, फिर क्या करोगे दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स और वाई, यानी एक्स ये है वाई ये है। अब एक्स और वाई जो आएगा उसको भी जोड़ोगे तो प्लस, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 छक्के 48 और 3 51 हासिल 5, 8 छक्के 48 और 5 53 हासिल 5, 8 × 8 और 5 13। अब आप देखो, अब जब इनका मल्टीप्लाई आपने करा तो ये आया, है ना, और नीचे कितना होता है 100 और होता है, यानी पहले डिजिट डेसिमल जो आपका था वो 2 डिजिट के बाद था। अब 100 से और डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, यानी आपके आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 1.3312। अब इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड कर दोगे मेरे भाई तो आपका क्या आ जाएगा, देखो करो, ये आएगा 2 और 1, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल दो डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद तो ऐड होगा, बाकी तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये 2। अब करेंगे 347 369, है ना। अब आ जाएगा पॉइंट, और 1 और 8 9, 9 और 6 कितना 15, और ये 1 2 25, यानी इनका सक्सेसिव आ गया 25.9712। इस तरीके से लगाना सीखो। तो ये यहाँ तक लग गया 3 तक। अब हमें एक चौथा और रह गया, तो चौथा भी क्या करोगे, इन तीनों का हो गया, उसमें क्या करोगे ऐड करोगे 8, है ना, अगला वाला। अब फिर क्या करोगे, उसमें भी ऐड कर दो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, नहीं कर दोगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 × 8 और 1 9, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 9 72 और 5 77 हासिल 7, 8 5 40 और 7 47 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जल्दी जल्दी। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब मल्टीप्लाई, अब डेसिमल सेट करना है। डेसिमल कैसे सेट करना है कि देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 100 होता है ना, तो उसका फिर क्या होगा, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल था वो 2 डिजिट और आगे चला जाए, यानी आपके आंसर में 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो देखो यहाँ 6 डिजिट के बाद मतलब 3 हो गए, 3 और 3 6, यानी 2 और 0 के बीच में यहाँ डेसिमल आपका आ जाएगा, और इन सबको क्या करना है ऐड। अब देखो ये 96 तो एक्स्ट्रा रहेगा, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऐड करेंगे फिर से, तो ये 96 तो एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 6 और 9। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 7 1 8। अब जी वाला 7 ऐड करेंगे तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, और 9 में 0, तो 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, एक कैरी। अब देखो पॉइंट से आगे चलने लगे, तो पॉइंट से आगे जब एक जिसमें जुड़ जाएगा एक बचा था ना, तो 3 और 8 11, 11 5 कितना 16 के 6 हासिल 3। अब देखो 3 और 2 5, गलत जुड़ गया क्या, गलत जुड़ गया क्या, चेक करो मेरे भाई, दोबारा करते हैं। 6 आएगा, और ये 6 और 2 8, ये हो गया ठीक है। 7 8 हो गया, सही है। 7 7 14 हासिल 1, सही है। और 10 का 0 हासिल 1, सही है, ठीक है। 3 और 8 11, 11 5 16, अच्छा एक हासिल होगा, तो 1 और 2 3, हमने हासिल ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब देखो डेसिमल कहाँ आएगा आपका 4 डिजिट के, यहाँ यहीं तो आएगा 6 डिजिट के बाद, यहाँ पे, है ना। अब आपको देखो ये हो गया तुम्हारा SI का, किसका CI का सक्सेसिव, और आपका SI 4 साल का SI का सक्सेसिव बनाओगे तो SI कितना बनेगा, मतलब SI कितना बनेगा, मतलब सीधा ही होता है हर साल बराबर बराबर, यानी 4 साल का 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा 32। और इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर आपको दिया है मेरे भाई, अंतर कितना निकलेगा तो कितना आएगा, अंतर जब आप करने जाओगे ना तो आपका अंतर मेरे भाई आएगा किसका, CI और SI का, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, CI माइनस SI का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 4.048896। आप करोगे तो इतना आएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी 20 मेरे भाई, इसकी वैल्यू 20 दी गई है, और आपको निकालनी है किसकी 100 की, है ना। तो आप जब 100 की निकालोगे, अब मैं ये चीज़ इस स्पेस कम है तो मैं यहाँ लाइन खींच के थोड़ा इधर आ रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू इसकी है, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना 20, है ना, और नीचे 4.04
मैं इतना ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई में कितना 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये हो जाएगा कितना 2000, और इसको भी मैं क्या कह दूँ, अगर ये इसको मैं 4.5 समथिंग कुछ कह दूँ, तो अगर मैं इतना कह दूंगा तो देखो करके देखते हैं, एक जीरो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ एक जीरो और आ जाएगा, वही कट जाएगा। अब मैं 5 से काटूंगा 9 पे जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 5 चौके 20 4000। अब देखो 9 से करके देखो, 9 चौके 36, कितने बचेंगे 9 चौके 36, चार ही बचेंगे ना, हाँ 9 चौके 36। यानी इस तरीके से आप पूरा ही लेना पड़ेगा मेरे भाई, पूरा ही लेना पड़ेगा, करोगे तो 4 4 आएगा, और 4 4 ऑप्शन से तो बहुत नज़दीक नज़दीक ऑप्शन है, यानी पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। ये जो आया था ना ये वाला, ये पूरा ही आपको लेना पड़ेगा, और पूरा कैलकुलेशन करके जाओगे ना मेरे, तो आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन जब आप करने जाओगे तो आपका आंसर मेरे भाई ये आ जाएगा, ऑप्शन सी। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो आप सक्सेसिव से आपको लगाना बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने सक्सेसिव बताया। और सक्सेसिव भी आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी आनी चाहिए मेरे भाई, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फंसते रह जाओगे। एक कैलकुलेटिव सवाल था, थोड़ा अच्छा क्या मतलब टाइम लेने वाला सवाल था। अब टाइम क्या है, कैलकुलेशन है, अगर आपको आती है तो कर जाओगे, नहीं आती है तो फिर आप छोड़ना पड़ेगा या फिर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन मेरे भाई मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आनी चाहिए। सक्सेसिव देखो, अब लगाते लगाते क्या है, इनका लगा लिया, इनको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, ऐड करने के बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया, फिर अगले में फिर जोड़ना है, फिर जोड़ के फिर इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना। तो इस तरीके से मतलब लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप लगा सकते हो, वो तरीका। अब आपकी इतना सक्सेस आ गया, अब आपको कैलकुलेशन आप कर लो, आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है रवि एक शहर से जाता है, ए से बी की यात्रा करता है, और यदि रवि अपनी कार की अपनी सामान्य गति से 2/5 से ड्राइव करता है, यानी 2/5 की स्पीड से जाता है, तो वह शहर बी में 30 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो अपनी कार को सामान्य गति से चलाता तो लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, रवि जाता है शहर ए से बी, ठीक है, एक शहर से बी शहर जाता है रवि, किस स्पीड से, अपनी जो नॉर्मल स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड जो थी उसकी उसकी उससे नहीं जाता, वो जाता है किससे, अपनी ड्राइव करता है, मतलब किस गति से 2/5 से। यानी नॉर्मल स्पीड अगर उसकी 5 थी ना, तो वो किस किस ड्राइव जो कर रहा है गाड़ी को, वो कैसे कर रहा है 2 की स्पीड से। अगर 5 की स्पीड उसकी नॉर्मल थी तो 2 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, मतलब बड़े धीरे धीरे आराम से जा रहा है, मस्त मस्त, है ना। तो आपको पता है कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो स्पीड का रेशियो 5:2 है, तो टाइम का रेशियो 2:5 होगा। तो जब अब देखो 5 की स्पीड से ज़्यादा तो 2 यूनिट समय लगता है, और 2 की स्पीड से गया तो 5 यूनिट समय लग गया, यानी कितना समय ज़्यादा लग गया उसको, 3 यूनिट ज़्यादा लग गया, 3 यूनिट समय ज़्यादा लग गया। और वो कहता है कि सवाल में वो 30 मिनट देरी से पहुँचता है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 मिनट, ये आ जाएगी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, अंतर ही तो करा, 3 यूनिट का अंतर है, वो कितने मिनट में पहुंच रहा है 30 मिनट देरी से, यानी 3 यूनिट ज़्यादा लगा, 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट। अब उसने पूछा है कि उसको समय बता दो, अगर वो सामान्य गति से ज़्यादा, सामान्य गति कितनी थी 5, तो 5 की अगर गति से ज़्यादा तो 2 यूनिट समय लगता है, तो समय बता दो कितना लगने वाला था उसको, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो यानी 20 मिनट में पहुँच जाता है वो शहर बी तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन डी मेरे भाई आपका आंसर। यह है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में मेरे भाई बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। चाहे वीडियो थोड़ी बड़ी भी सकती, वैसे बड़ी मैं बना होने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार बड़ी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको सवाल को बनाना कैसे, समझना कैसे है ना। तो चलो, मैं और सवाल भी अच्छे उठा रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही सवाल उठा लिए, सवाल भी अच्छे पिक कर रहा हूँ, और सारे PYQ हैं। तो मेरे भाई आप देख लो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है या कैसा लग रहा है, आप कमेंट किया करो, बताया करो कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ, अगर आपको ये ईजी लग रहा है, बहुत ईजी है, तो मैं थोड़ा और अच्छे लेवल का कंटेंट आपको दूँ, है ना। और अगर बिल्कुल सही बढ़िया लग रहा है, सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे भाई
बस आपसे क्या गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो आपके सभी यार दोस्तों में। और एक चीज़ जो आपने अभी तक अगर नहीं की है तो वो भी कर लो, क्या, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे आने वाले सभी सेटों की वीडियो आपको जल्दी से आपके नोटिफिकेशन बच जाए आपके फ़ोन पे और आप जल्दी से जाकर उसको देख लें, सबसे पहले आप देखें, है ना। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि आप, और मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, आपकी एक लाइक शेयर कमेंट यही तो हमारी ताकत है। यही तो, अगर मैं, ये शुरुआत है मेरे भाई, शुरुआत है एक, तो मैं आपको पता है कितनी मेहनत कर रहा हूँ शुरुआत में। पेन से लिख रहा हूँ, दो दो एक सवाल को दो दो बार लिख रहा हूँ। 25 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दो दो लैंग्वेज में लिखने पड़ रहे हैं, है ना। मेहनत करनी पड़ रही है बहुत, और इस मेहनत को आप थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो आपका सपोर्ट आप करेंगे तो मेरे भाई मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें लाने लगूँगा, आप दिखा मतलब प्रोवाइड कराने लगूँगा, थोड़ा और बढ़िया लेवल से आपको पढ़ाने लगूँगा, है ना। तो बस इसी चीज़ की ज़रूरत है मेरे भाई, आप बस सपोर्ट करिए। अगर आपको कंटेंट सब कुछ अच्छा मिल रहा है, और ये मैं, यकीन मानिए, एक मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेंट कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये कंटेंट आपको जो पेड बैचों में दिया जाता है ना मेरे भाई, अच्छे खासों पैसों में दिया जाता है, वही कंटेंट है। वो कंटेंट और ये कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं है, कहीं और से कंटेंट नहीं आया है ये, है ना। ये सारे PYQ, और वो कंटेंट जो आपको मिलता है वो भी PYQ मेरे भाई वहीं से मिलता है, बस वो पैसों में। और हम ऐसे यूट्यूब पर चला रहे हैं और यूट्यूब पर चलाते रहेंगे। सारा अर्थमेटिक एडवांस, अभी तो ये सेट चल रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ अभी ये सेट चल रहे हैं, सेट खत्म होने के बाद मैं अपना ये मैथ अर्थमेटिक या एडवांस जो भी लूँगा मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के मतलब इंट्रो के माध्यम से एक वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि पहले हम क्या शुरू करेंगे और किस चैप्टर को हम पहले लेके चलेंगे, और उस चैप्टर को बाय एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पूरा मैथ मैं इस पर कराऊँगा, चाहे कोई मतलब पूरा मैथ का मतलब मैथ का कोई भी टॉपिक या चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, पूरा माथुर स्टडी सेंटर के चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। चलो ज़्यादा नहीं करते, टाइम बहुत हो रहा है, लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। RRB NTPC 2025 में पूछा, कहता है एक त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, जहाँ D AB पर एक बिंदु है और E AC पर एक बिंदु है, और AD और AD DB का अनुपात 2:5 है, यदि AC बराबर 8.4 है तो A की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो मेरे भाई, एक त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल है एक AB और C, जहाँ वो कहता है कि DE जो है ना, DE वो पैरेलल BC है, DE BC यानी ये BC है तो BC के एक पैरेलल लाइन है DC, और D जो बिंदु है ना वो बिंदु D जो बिंदु AB पर है, AB पर, तो यहाँ कहीं बिंदु मान लो D है जो AB पर है, और जो बिंदु E है वो AC पर है, ऐसा बोला गया है, दिया गया है। देखो E AC पर बिंदु है, और ये किसके पैरेलल है, BC के, यानी ये इसके समांतर है। तो देखो ये दोनों समांतर हो गए, यानी मैं कह दूंगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके किसके, इस छोटे वाले के ADE। अब आपको कैसे, तो मेरे भाई ये कॉन्ग्रुएंसी जब हम पूरा ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ से ये कॉन्ग्रुएंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, किस किस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंस किए जा सकते हैं त्रिभुज, है ना। तो हाँ हम बताएंगे, अभी ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। देखो ये इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल ABC में भी है और ADB में भी है, यानी कॉमन एंगल है। अब देखो ADE में देखो और ADE एंगल और ABC एंगल क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि DE BC के पैरेलल है, ये ट्रांसफर लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइन को काटती है तो ये एंगल बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही इधर होगा, तो ये पैरेलल है दोनों लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर एंगल ये थीटा है और मैं इसको कह दूँ, चलो इसको एल्फा कह देता हूँ, है ना, तो ये भी क्या होगा, एल्फा होगा। तो ये मतलब ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मेरे भाई अब हमें क्या बताना है कि देखो हमें दिया है AD और DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो, तो AD DB का रेशियो है 2:5, जिसमें AC को हमें बताया गया है कि AC जो ये भुजा है ना पूरी पूरी यहाँ तक, ये है तुम्हारी 8.4, और हमसे पूछा गया है AE, यानी ये वाली साइड, ये छोटी वाली AE बता दो कितनी है,
ये हमें बतानी है, ए से लेके ई तक, यहाँ तक ये वाली बतानी है हमें। तो देखो यही रेशियो होगा, कांग्रुएंस हो जाते हैं तो हमें कोई भी साइड कोई भी एंगल हम कांग्रुएंस मतलब उसके रेशियो को बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस छोटे वाले ए डी का अनुपात कितना 2, इस पूरी भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 2, और ये 5 कितना 7, यानी ए बी। तो 2/7 बराबर हो जाएगा किसके, इस छोटे वाले, पहले हमने ये छोटी वाली लिया तो ये इस छोटी की वाली ये लेंगे कि तो कौन सी ए ई जो हमें निकालनी है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यही निकालनी थी, है ना। तो इस रेशियो को बराबर करेंगे, और इसका पूरा रेशियो ए सी का, तो ए सी कितनी है 8.4, तो ए सी हम लिख देंगे 8 यानी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा का रेशियो बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा के रेशियो के बराबर, इस तरीके से हम रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा कितने पे 1.4 पे, 12/7 होते हैं ना, तो 1.2 पे कट जाएगा, और ए बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, तो हो जाएगा 12×2 = 2.4 सेंटीमीटर। वैसे तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा समझाना था, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा बस, नहीं तो ये रेशियो करना तो अगर झट से हमारा आंसर ऑप्शन बी हम लगा के आगे बढ़ते। मैं थोड़ा समझाना था इस वजह से, अब मैं समझा रहा हूँ, इस वजह टाइम लग रहा है, नहीं कोई टाइम वाले क्वेश्चन नहीं है ये, 2-2 सेकंड में करो और भागो आगे बढ़ो, ये वो क्वेश्चन है। अब देखो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये गोले का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है मेरे भाई, और उसने हमसे पूछा है कि इसका व्यास बता दो, जो पाई हमें इतना लेना है, और ये RRB LP 2024 में पूछा गया। तो आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4, यहाँ लिख देता हूँ सी ऐसे ऑफ स्पेयर, क्या होता है 4πr², कितना 4πr², ये होता है इसका। अब हमें ये दिया है कितना 1144, अब हमें उसने बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे 4 अपना 22 की जगह, पाई की जगह लगाएंगे 22/7 अपना r², आर हमें पता नहीं, हम निकाल लेंगे 1144। और देखो आपको पता है कि 11 से कटेगा, है ना, 11 से कटेगा तो 11 से ये कट जाएगा 2 पे, और ये कट जाएगा 11 × 11 0, 11 और 8 से ये कट जाएगा, 8 × 8 2 बचेगा, हाँ 2 चौके 8 होते हैं, तो 8 से ही कट जाएगा, 8 × 8 2 8 या 24 13 पे। अब r² बराबर ये 7 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 13×7 = 91। तो हमें चाहिए क्या r बराबर, तो r बराबर हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, यानी हो जाएगा √91, ये हो गई r। और हमें चाहिए व्यास, और आप जानते हैं कि व्यास जो होता है ना d, वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2r होता है। तो r ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2√91 कितना सेंटीमीटर में, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 2√91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसकी में जो छोटे छोटे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं हिंदी में नहीं लिखता, क्योंकि आप इतना तो समझ ही सकते हो। तो ये देखो व्हाट इज द सम ऑफ, क्या बताना है, सम बताना है। इन जो ये लिखे हैं ना आपके जो समीकरण लिखे हैं उनका क्या बताना है, सम बताना है। तो मैं इस वजह से हिंदी नहीं डालता, छोटे छोटों में क्या डालना, इतना तो समझते ही है ना। तो देखो अब हमें पहले हम करते XY दिया है पहले, तो हम XY को सॉल्व करते कितना आएगा कुल मिला के, मतलब सबको जोड़ना है ना। 3 समीकरण है, एक समीकरण 7xy + 5yz - 3zx, कोमा, फिर दूसरा है 4yz + 9zx - 4y, कोमा, फिर तीसरा है -3xy + 5x - 2xy। अब इनको हम जोड़ना है, तो हम xy को पहले जोड़ते हैं। तो देखो ये 7xy प्लस का है इस समीकरण में, फिर आगे कहीं इसमें कहीं 7xy है नहीं, और इसमें 7xy है 2 जगह। देखो ये भी माइनस का 3xy है, और ये भी माइनस का 2xy। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो ये माइनस का बनेगा कितना, माइनस का 5xy। ये दोनों तीनों को समीकरण को जोड़ना है ना, तो इस समीकरण में 2 जगह है, तो इसको जोड़ेंगे तो -5xy, और इसमें कहीं है नहीं, और उस -5xy को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये प्लस का 7xy है जो बड़ा है इससे, तो इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2xy। अब प्लस का 2xy आएगा, यानी हमारे ऑप्शन में हम पहले 2xy को देख लेते हैं, तो प्लस का 2xy आएगा, यहाँ प्लस का 2xy है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये माइनस का 2xy है, यानी हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। यहाँ प्लस 6xy है, तो कैसे आ जाएगा, जब हमने जोड़ा तो 2xy आ रहा है, 6 कैसे आ जाएगा, और यहाँ भी 6, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब हमें यहीं से पता लग गया कि ऑप्शन ए हमारा हो गया, हमें पूरा ही करने की जरूरत नहीं है, हमारा XY नहीं, हमारा आंसर निकाल के दे दिया हमें। अब आप पूरा जोड़ने बैठो, जोड़ते रहो, नहीं तो ये हो गया हमारा आंसर। हम चलते हैं आगे, जोड़ने वाले जोड़ते रहेंगे और हम आगे तब तक बढ़ जाएंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी भी मैंने इंग्लिश हिंदी नहीं डाली, क्योंकि आप वैल्यू निकाले, मान निकालना है इसका कितना, ये 505/cos² -505/cos² प्लस 15 tan θ cos θ/sin θ। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत
RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है बस। अब देखो करना क्या है कि आप जानते हैं कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, अगर हमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, उल्टा होता है इसका, और ये स्क्वायर है तो 1/cot स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो टेन स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 505 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये 505 यानी 1/cos स्क्वायर थीटा है, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 505 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस, अब देखो ये आप जानते हो कि ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है, टेन होता है, सॉरी कॉट होता है, अब ये कॉट बनेगा, यानी कॉट बनेगा, तो कॉट के बनेगा तो ये टेन थीटा है, यानी टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा, कॉट थीटा। देखो ये क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ऊपर ही यहीं बता देता हूँ 15, अब देखो ये लिख रहा हूँ मैं अलग अलग, 15 लिखा, टेन थीटा लिखा मैंने, ठीक है, और टेन थीटा लिखने के बाद मल्टीप्लाई कॉस अपॉन साइन को लिख दिया क्या, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और कॉट थीटा मैंने अभी बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, अगर मैं कॉट थीटा को क्या लिख दूँ, 1/1 कॉट थीटा है ना, या फिर टेन थीटा को लिख दो, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा, अगर मैं लिखूंगा तो 15 गुणा 1/, क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई इधर कॉट थीटा, तो ये कॉट से कॉट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 15, तो मिला के ये 15 रह जाएगा, सब कट जाएगा वहाँ से, आगे बात समझ में। अब यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन दिख रहा है 505, अगर मैं 505 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15, वो आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ये 1 होता है, लेकिन कब, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तब 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये उल्टा है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ ना, माइनस, तो क्या बन जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 505 आ गए, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, कहीं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, +15 ये वाला है ना, तो ये बनेगा कि नहीं बन गया, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू में 1 लगा सकता हूँ, अब लगा सकता हूँ 1, यानी ये हो जाएगा -505, और 1 इसका मल्टीप्लाई तो करना है 1 का, तो क्या आएगा, यही तो आएगा, +15 करना है, और जब आप इसमें +15 कर दोगे तो मेरा भाई मेरा आंसर आएगा माइनस में आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये माइनस के 520 है, और ये प्लस के 15 जोड़ेंगे तो इससे छोटा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन -490 आपका आंसर आएगा, माइनस वाला, जब आप जोड़ने जाओगे तो ये -520 आप जो इसमें जोड़ने थोड़ी जा रहे हो, इसमें जब प्लस का जोड़ोगे तो वो माइनस में कम कर देगा ना, तो माइनस में कम का मतलब ये इतना आंसर आएगा 490। एक बार आंसर निकालने से पहले ऑप्शन पे भी नज़र मारा करो कि हमारा ऑप्शन, हम निकालने में लगे पड़े, हमारे ऑप्शन क्या है, हम अभी जोड़ते तो हम घटाते इतने में हमने सोचा कि ऑप्शन देखा और पता लग गया कि ऑप्शन ये तो 2 पॉजिटिव है, तो वो तो होंगे ही नहीं, माइनस के 2 हैं, जो जोड़ेंगे तो माइनस वाला ये वाला आएगा, है ना, तो आंसर निकालने से पहले एक बार ऑप्शन पे भी नज़र ले जाया करो कि वहाँ से ऑप्शन हमें बहुत मदद करते हैं, जल्दी हो जाता है। अब देखो हमें चाहिए, ये दिया है 2 संख्याएं और x और y है, उनका एलसीएम एचसीएफ दिया है, और इन दोनों संख्याओं का योग दिया है, और हमें ये चाहिए, तो देखो मेरा ये हमें बताता हूँ कि ये होता है 1/x, अगर मैं सॉल्यूशन करूँ 1/x अपॉन 1/y, तो मेरे भाई ये बन जाएगा क्या, नीचे xy आएगा, ऊपर बन जाएगा y + x या x + y, ये तो बन जाएगा सॉल्यूशन करने पर। तो आपको अब 2 संख्याएं ही तो हैं ये x और y, तो इन संख्याओं का योग भी दिया है हमें, दिया है कि नहीं, क्या दिया है, क्या बोला है, इन संख्याओं का योग कितना है 48, यानी मैं अगर यहाँ 48 लगा दूँ तो बन जाएगा 48/xy बन जाएगा। और एक चीज़ और आप जानते हो, क्या जानते हो कि 2 संख्या अगर हमें पता हो, तो 2 संख्या दी हैं x इंटू 2 और x और y है, तो यानी फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या आता है, उनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये आता है कि नहीं आता, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई किसके, उनके एलसीएम को, तो एलसीएम कितना है 286, एचसीएफ है 2, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों का
मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई ये है। ये अगर मैं ये वैल्यू यहाँ लगा दूँ तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, देखो, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए था, यही मैंने सोल्यूशन कर लिया। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब लगाओ, जब लगाओगे तो 48, नीचे एक्स वाई की वैल्यू लगा दोगे 286 मल्टीप्लाई 2। अब आप काटोगे तो ये कट जाएगा 2 से 24 पे, है ना। अब 2 से काटोगे तो 2 से ये कटेगा 12 पे, और ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 से 2 6, 143, 143 होता है प्राइम, यानी ये आपका आंसर आएगा कितना, 12/143। और 12/143 आपका कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से बना दिया कि हमें ये चीज़ निकालनी थी। एक्स प्लस वाई हमें पता था, एक्स वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यों हमें पता है जब उनके एलसीएम एचसीएफ दिए हैं तो दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है, तो उन दोनों का गुणनफल मतलब एक्स और वाई का गुणनफल होगा। तो हमने वो वैल्यू लगा दी और हमारा आंसर हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 15, ये है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार इसकी संगत ऊंचाई का दोगुना, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है मेरे भाई, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है ना, तो इसका एरिया दिया है कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने ये बोला है कि उसका जो आधार है उसी ऊंचाई का दोगुना है, आधार ऊंचाई का दोगुना है। अगर ऊंचाई अगर मैं इसको कह दूं कि 1 यूनिट है, ये ऊंचाई होगी, तो ये आधार पूरा 2 यूनिट। वो हम त्रिभुज का एरिया जो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रिंगल, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू बी और एच, ये तो होता है। यानी मैं कह दूं कि 1/2 बेस कितना, 2 यूनिट, है ना, और हाइट कितनी, 1 यूनिट। यूनिट में लेना पड़ेगा क्यों, यूनिट है। अब मैं इसको काटूंगा तो 2 से 2 कट गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट स्क्वायर, यूनिट एंड यूनिट स्क्वायर। तो 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 81 है मेरे भाई, कितनी, 81। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू है, तो मुझे क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा कितना, 1 यूनिट बराबर कितना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 आएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। और उसने त्रिभुज की ऊंचाई तो पूछी, तो ऊंचाई क्या है, 1 यूनिट ही तो है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 9 ही तो हो गई, ऑप्शन बी, है ना। ये ऐसे होगा। ये है आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया, कहता है एक व्यक्ति ने बस द्वारा 40 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर की गति से पैदल वापस आया। यदि इसे आने जाने की पूरी यात्रा में उसके कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, 4.5 घंटे की यात्रा में उसको द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या थी। देखो मेरे भाई, अगर मैं ये कह दूँ कि पहले 40 किलोमीटर की गति से जा रहा था, गया और वापस आया तो 5 किलोमीटर की स्पीड से पैदल आया, यानी कि उसके द्वारा चली गई अगर दूरी, मैं कह दूँ कि इनका दोनों का एलसीएम ले लूँ, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 है। यानी अगर 40 की स्पीड से वो गया, 40 किलोमीटर से उसने चलना था और 40 की स्पीड से गया, तो कितना समय लगेगा, एक घंटा, यानी 1 यूनिट, 1 घंटा लगेगा, मान लो 1 घंटा कह देता हूँ, प्लस कुल समय आएगा। तो और 5 की स्पीड से वो उधर से आया 40 किलोमीटर, फिर उसने चला, क्योंकि यहाँ से वहाँ चला गया 40 किलोमीटर, और वहाँ से यहाँ तक आएगा 40 किलोमीटर, फिर चलेगा किस स्पीड से, 5 के, तो कितना लगेगा, 8 घंटे। यानी कुल मिला के उसको लग जाएंगे 9 घंटे, लग जाएंगे, लग जाएंगे। तो उसने बोला कि ऐसा करने में, आने जाने में उसको कुल घंटे कितने लगे, 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे 30 मिनट का मतलब ये क्या होगा, 4.5 घंटे, यानी 9 घंटे कह दूँ या 9 यूनिट कह दूँ, तो ये जो वैल्यू दी है वो 4.5 घंटे दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, 0.5 घंटे, यानी 1/2 घंटे, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बता दो मेरे भाई। तो मेरे भाई कुल दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 80 यूनिट गया, एलसी में तो लिया था उसका, तो 80 यूनिट गया, 80 यूनिट आया, यानी 80 यूनिट की वैल्यू बतानी है, सॉरी 40 गया 40 आया, तो 80 यूनिट की वैल्यू ना, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 80 का मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे 0.5 में, तो क्या आ जाएगा, 0 1/40, पॉइंट लगा देंगे तो ये 0, यानी कितने, ये 80 किलोमीटर की, सॉरी 40 किलोमीटर की दूरी उसने चली, कब, आने जाने में उसके द्वारा चली गई दूरी जो थी, तय की गई कुल दूरी क्या थी, 40 किलोमीटर थी, ऑप्शन डी मेरे भाई आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में, इस तरीके से इसे करना था। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर आज का 17, आरआरबी जेईई 2024 में पूछा, कहता है एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षा है, मतलब कोई एक स्टडी सेंटर है जहाँ 5 क्लास हैं,
जिसमें क्रम से 50, 60, 25, 40 और 70 छात्र हैं हर क्लास में। एक एक क्लास का मतलब किसी में 50 है, किसी में 60, इस तरीके से छात्र हैं। और इन 5 कक्षाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रम से, मतलब इन कक्षाओं में जब पासिंग जो पास परसेंटेज जो था वो किसी का 20%, 25%, 20, 10, 30 ये था। तो केंद्र में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रति कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे भाई, अगर पहली एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 का 20% पास हो गए, तो कितने पास हो गए? 50 का 20% निकालोगे तो डायरेक्ट कितना निकाल लोगे? 10 नहीं आ जाएगा? प्लस 60 का क्रम से बोला है ना, क्रम से चल रहा है, यानी 50 का 20 तो 60 का कितना होगा इसके बाद? 25। तो 60 का 25% पास हो गए, तो 60 का 25% का मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 60 का 1/4 कितना होता है? 15 होता नहीं होता? प्लस 25 का निकालोगे 20%, 25 का 20% का मतलब हो गया आपका कितना? 5 होगा। ये आना चाहिए मेरे भाई, तभी जल्दी कर सकते हो। परसेंटेज वाला टॉपिक आना चाहिए अच्छे से, कैसे निकाल रहे हैं हम। तो 20% का मतलब होता है 1/5, और 25 का 1/5 करोगे तो 5 ही आएगा। अब 40 का 10 निकालोगे, 40 का 10% कितना आएगा? 4 आएगा, नहीं आएगा? अब लास्ट ना 70 का 30%, 70 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 21। यानी ये सभी क्या हुए? पास हुए 5 क्लास में, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, 4, 21, इस तरीके से पास हुए। और हमें क्या निकालना है? सभी का पासिंग का उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रति कक्षा की औसत संख्या का औसत संख्या निकालनी है, एवरेज निकालना है। तो ये तो कुल पास मारे हुए, तो इनका क्या हो जाएगा? योग। बट्टे कितनी संख्याएं, कितनी क्लासें थी? 5, 5 से कर देंगे डिवाइड। तो औसत का फॉर्मूला आप जानते हो ना, औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग तो योग है, और कुल पद कितने थे? यानी 5 क्लास थी, 5 से करेंगे डिवाइड। तो देखो 5 से आप ऐड कर लो सबको, 15 और 5 20 और 10 30, 30 और 34, 30 और 34, 34 और 21 55, 55 हो गया, है ना? तो 55 से को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 11। तो आपका एवरेज आएगा, जो पासिंग का जो एवरेज है वो 11 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया 11, ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन नंबर 18 आज का, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी पी डी, यानी ए बी पी डी इसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। और हमें दिया है ए बी बराबर डी सी, यानी ए बी और डी सी बराबर हैं, जो कितने हैं? 4, 4, यानी मैं लिख देता हूँ यार, ये 4 है ए बी, तो ये पूरा भी कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में दिया है, ठीक है। अब ए डी और बी सी, यानी ए डी और बी सी ये दोनों बराबर है 2.5, यानी अगर ये 2.5 है मीटर तो ये भी 2.5 मीटर, ठीक। ये फिगर दिया हुआ था। अब क्या बोला है कि पी सी कहाँ है? ये रहा पी सी, अगर ये 1 मीटर है तो बस इजी सा क्वेश्चन है। क्या है ये? क्या है? अब आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, यानी अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो एल इंटू बी लगा दूंगा। और मुझे किसका चाहिए? मुझे मेरे भाई आयत का नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए, ए बी पी डी, इस वाले का चाहिए। और मैंने निकाल लिया इस पूरे का, है ना। तो इसका मतलब इससे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला हिस्सा क्या है जो माइनस करना पड़ेगा। और ये हिस्सा आपको देख रहे होंगे, ये क्या है? एक त्रिभुज है ना। तो ये वाला हिस्सा मुझे माइनस करना पड़ेगा। वो आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस जो हमें दिया है। यानी त्रिभुज का एरिया लगा दूंगा इसमें 1/2 बी इंटू एच, यानी त्रिभुज का एरिया डिवाइड कर दूंगा इस पूरे में से, तो ये आ जाएगा। तो यानी एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी 10। अब 10 में से माइनस करूँगा किसको? इनके एरिया को। तो 1/2 बेस 1 है ना। तो ये 0.5 हो जाएगा। 1 में जब डिवाइड करूँगा 2 का, तो 1 में डिवाइड करूँगा तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा हाइट के साथ, हाइट यही तो 2.5, तो 25 पंजे 125, यानी 1.25 आएगा, 1.25 आएगा, नहीं आएगा। अब मैं इसको डिवाइड माइनस करने जाऊँगा तो कितना आएगा? देखो 5 आएगा, 7 आएगा पॉइंट, और यहाँ बचेगा 9, तो 8, यानी 8.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपसे पूछा तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी था, बस रेक्टेंगल के एरिया में से त्रिभुज का एरिया घटाना था। आपका आंसर आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 19, कमल की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है, यानी कमल है और उसका बेटा है, तो उनकी जो प्रेजेंट में एज है ना, वो अनुपात क्या है? कमल की 4 गुनी है, मतलब सॉरी बेटे की
आयु की 4 गुनी है किसकी, कमल की। तो बेटे की अगर 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। वो कहता है 18 साल बाद, यानी 18 वर्ष के बाद, अब से प्रेजेंट से 18 वर्ष बाद क्या होगा, ये बाद की बात है। तो क्या होगा, तो उसका जो उसके बेटे की आयु कमल की आयु की आधी हो जाएगी, यानी कमल की आयु की आधी, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट, यानी कमल की 2 होगी तो उसकी 1 होगी, इसकी आधी। अब देखो मेरे भाई, ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि देखो यहाँ से 18 वर्ष की बाद की बात है प्रेजेंट से, तो ये अंतर हमें क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि 18 साल का अंतर तो दोनों के लिए बराबर ही होगा ना, 18 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, अगर ये बढ़ेंगे तो 18 साल ये भी बड़ा होगा, 18 साल ये भी बड़ा होगा, तो ये अंतर बराबर आना चाहिए। तो ये अंतर देखो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 का आ रहा है, ये इसको अंतर को बराबर करना, तो अंतर बराबर कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो हम ऐसा नहीं कर रहे। अब और इन दोनों का अंतर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 3 और 3, तो ये हो जाएगा देखो कितना, 4 से 6 हो गया और 1 से 3 हो गया, यानी कितने का अंतर आने लगा, 1 से 3 हुआ तो 2 का, और 4 से 6 हुआ तो 2 का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 18 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष। और उसने कहा क्या बोला है कि बेटे की वर्तमान उम्र बता दो, बेटे की वर्तमान उम्र क्या थी प्रेजेंट, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आई है 9, यानी उसकी उम्र कितनी थी, 9 वर्ष थी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई देखो, ये भी वही सवाल आ गया जो हमने अभी पीछे किया था द्विघात समीकरण वाला। यहाँ भी क्या दिया, रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहाँ भी रूट्स दिए थे, वहाँ एल √3+1 और √3 - 1 करके कुछ ताबी किया पीछे, है ना, और यहाँ m और n है, तो हमने क्या लगाया था, जब भी क्वाड्रेटिक फिर बता देता हूँ क्या बता, अगर हमें मूल दिए दोनों और हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या होता है, x² माइनस दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का योग, यानी मूल कितने m+1 m+n सफिक्स में s, प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूल कितने m और n, तो m n बराबर होता है 0, तो हमारा ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो मेरा भाई क्या आ जाएगा, x² माइनस m+n(x), तो कहाँ है ये माइनस, यहाँ तो प्लस है नहीं होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ m+n होना चाहिए, m+n है, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है, ये नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ हमारा माइनस है लेकिन अंदर प्लस होना चाहिए, तो ये यहाँ प्लस है नहीं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन है हमारा, यहाँ प्लस है यहाँ भी, ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी। ठीक, इस तरीके से याद रखो, क्या कैसे बनाते हैं, दोनों मूलों का योगफल x का गुणांक होता है, और जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है वो दोनों का गुणनफल होता है। तो x का मतलब कोफिशिएंट क्या होता है, दोनों का योगफल, यानी दो मूल है उनका योगफल, इसका कोफिशिएंट बन जाता है x का, क्योंकि x जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है। अब साइन कुछ भी हो सकते हैं यहाँ आगे पीछे, है ना, तो ये फॉर्मेट बनता है। तो b x का सफिक्स यानी b, तो m+n होना चाहिए, मूलों का योगफल, x का कोफिशिएंट बनता है यानी गुणांक बनता है, और mn उनका जो दोनों मूलों का गुणनफल क्या बनता है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू बनती है c। ठीक है, आगे बात समझ में, पीछे भी मैंने बता ही दिया था वैसे। ये क्वेश्चन नंबर 21 RRB NTPC 2024 में पूछा गया, कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 और 26 है। एक त्रिभुज है कोई जिसकी दो भुजाएं 24 और 26, तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी की माप हो सकती है। तो मेरे भाई देखो, ये सवाल क्या होता है कि आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, त्रिभुज किन किन शर्तों में बन सकता है, वो शर्त आपको पता होनी चाहिए कि किन किन शर्त में त्रिभुज बनता है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, अगर मैं कह दूँ एक कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी मैं इसका रिलेशन ये बनता है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आता है। यानी अगर मैं इन दो भुजाओं का योगफल करूँ यानी a + b करूँ तो बड़ा आएगा किससे, उसकी तीसरी भुजा से। कौन सी है तीसरी भुजा, सी। अगर मैं इन दोनों का करूँ तो b + c बड़ा आएगा किससे, तीसरी भुजा a से। अगर मैं इन दोनों करूँ c + a तो बड़ा आएगा किससे, तीसरी भुजा b से। यानी दो भुजाओं का योगफल त्रिभुज की तभी बनता है अगर त्रिभुज तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। तो देखो दो भुजाएं 24 और 26 हैं, तो योगफल कर लो, योगफल करोगे तो क्या आएगा, यानी सम करोगे तो कितना आएगा 50, यानी इनका जो सम 50 आया है ना 50, वो बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा कोई भी मान लो, अगर सी है, अगर मैं एक ही वैल्यू 24 कह दूं और ये 26 कह दूं तो 24 को मैं जोड़ लिया तो सी से बड़ा आना चाहिए कौन सा, इनका योगफल। अब देखो
अब योगफल 50 आ रहा है ना, तो तीसरी भुजा इससे बड़ी होगी नहीं होगी, तीसरी भुजा इससे छोटी होगी, 50 से तीसरी भुजा क्या होगी, छोटी होगी। तो 50 से देखो ये 55 छोटा होता है, नहीं होता, बड़ा है, गलत हो गया। ये बड़ा है, गलत हो गया। ये बड़ा है, गलत हो गया। यानी इससे छोटी भुजा कौन सी है, एक ही भुजा है 48, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको त्रिभुज के लिए त्रिभुज कब बनता है ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे, है ना। तो ऑप्शन इस तरीके से ही होगा, यानी जो दो भुजाओं का योगफल मैंने करा तो वो 50 आया, तो हमारी तीसरी भुजा इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, 50 से बड़ी नहीं, छोटी, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा। तो 50 से छोटी एक ही आंसर था आपका 48, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, पर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। वीडियो बड़ी होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो ये कहता है कि 5-5 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 लड़कों की आयु का योग 42 वर्ष है, योग है, सम 42 वर्ष है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। अब 5-5 वर्ष के अंतराल पर 4 लड़के पैदा हुए और उनके सभी की उम्र का जो योग सम था वो 42 वर्ष था। अगर मैं कह दूँ कि छोटा लड़का अगर एक्स का था, है ना, तो छोटे से जो बड़ा होगा, छोटे से अगला जो बड़ा होगा वो कितने साल का रहा होगा, x+5 का, क्योंकि 5-5 साल का अंतर है। अब इस तो ये पहला बच्चा हो गया, मान लो छोटा वाला पहला मान लिया मैंने, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आएगा बच्चा, तो वो इससे भी 5 साल का गैप है, तो इससे 5 साल बड़ा होगा, यानी x+10 का होगा, वो होगा नहीं होगा। और चौथा बच्चा जो होगा वो इससे और 5 साल बड़ा होगा, यानी वो x+15 का होगा, है ना। ये हो जाएगा, उनकी उम्र हो जाएंगी। यानी अगर छोटा को मैंने एक्स ले लिया तो वो उससे बड़ा x+5, उससे बड़ा x+10, उससे बड़ा x+15, क्योंकि 5-5 साल के अंतराल पे पैदा हुए। और उन सब का योग दिया है, तो उन सब का योग कर देंगे कितना, 42। अब करोगे तो देखो कितने बार 4x है ना, 4x, और उनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5, 20 और 10, 30, यानी 4x + 42। और 4x करोगे तो ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 3। और उसने यही तो पूछी है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, तो सबसे छोटा लड़का मैंने माना था कौन सा, x, तो x की वैल्यू आ गई, यानी सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी आ गई, 3 वर्ष आ गई, ऑप्शन डी। आपको इस तरीके से करना है, छोटे वाले से मान के चलो, छोटे से बड़े बड़े का अंतर आएगा तो x+5, x+10, x+15, वहाँ से ऐड करोगे, आपका आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 RRB JEE 2024 में पूछा गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। कहता है कि sec थीटा + tan थीटा बराबर p है, तो फाइंड करना है हमें 4 sec थीटा की वैल्यू, ये बतानी है क्या होगी। तो मेरे भाई जब भी देखो ये बता रहा हूँ क्या होता है कि हम जानते हैं कि sec² थीटा - tan² थीटा, अभी मैंने पीछे भी आया था तब कराया था, क्या होता है, 1 होता है, और ये होता है a² - b², यानी हम लिख सकते हैं इसको sec थीटा + tan थीटा, है ना, और एक कोष्टक में sec थीटा - tan थीटा बराबर 1। अगर मैं sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू निकालूँ मेरे भाई यहाँ से, तो क्या आएगी, तो आप बोलोगे कि ये क्या होगा, इस डिवाइड में चला जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो sec थीटा - tan थीटा ये होगा नहीं होगा। तो जब भी जब ऐसा बनता है ना, उसको कोई कह दे कि sin थीटा प्लस इसकी वैल्यू दे दे p है, अगर इसकी वैल्यू उसने बोला p है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है, इसकी वैल्यू आएगी 1/p। sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/p। अगर sec थीटा प्लस, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, अगर sec थीटा + tan थीटा p है तो ये आएगा 1/p। आगे बात समझ में। तो हमें निकालना है क्या, अब इनको हमें निकालना है 4 sec थीटा। अब 2 समीकरण हो गए, यानी आपके पास इस तरीके से करेंगे कि sec थीटा + tan थीटा बराबर है कितना, रिजल्ट पूरा बता देता हूँ, रिजल्ट वैसे होता है तो वो है, मैं पूरा बता देता हूँ, लेकिन पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि होता कैसे है। sec थीटा + tan थीटा बराबर p है, तो हमारा क्या होगा, sec थीटा - tan थीटा बराबर होगा 1/p। और हमें निकालना है क्या, sec थीटा। तो आपको पता है जब 2 समीकरण हमें निकालना है sec थीटा, ये माइनस तो हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, p + 1/p, यानी p², जब करेंगे तो p² + 1/p,
समझ में आ रहा है। अगर मैं अब इसको आगे लिख रहा हूँ, अगर मैं अब सेक थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये पी दो क्या आ जाएगा इसके नीचे, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब ये आ गई वैल्यू किसकी, सेक थीटा की, ये आ गई सेक थीटा की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, 4 सेक थीटा, है ना। तो मुझे चाहिए 4 सेक थीटा, यही सेक थीटा की वैल्यू है। तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये है पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे है 2p, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पे है ना। तो आपका बन जाएगा 2 कोष्टक में पी स्क्वायर प्लस 1/p। तो देखो 2 बाहर आएगा, यानी यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब 2 बाहर आएगा, यानी अंदर प्लस होना चाहिए, तो अंदर प्लस यहाँ माइनस है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन। बस आप याद रखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा माइनस 1/10, वो सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1/p। तो यहाँ से हम सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा निकालेंगे ना, ओनली सेक थीटा, तो ये रिजल्ट आता है पी स्क्वायर प्लस 1/2p। और जब आप टेन थीटा निकालने जाओगे तो क्या करोगे, फिर इनको क्या करोगे, घटाओगे, घटाओगे तो ये कट जाएगा, है ना, और ये 2 टेन थीटा हो जाएगा, घटाना ही तो है। तो फिर माइनस आ जाएगा बीच में, तो पी स्क्वायर माइनस 1/2p बनेगा। अगर टेन थीटा निकालोगे तो ये सेक थीटा की वैल्यू जुड़ के आएगी, पी स्क्वायर प्लस 1/2p, और टेन थीटा आएगा तो पी स्क्वायर माइनस 1/2p होगा। ठीक है, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने हैं इसके। अब फैक्टराइज कैसे करना है, देखो ये है, अगर मैं यहाँ से, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ बाई क्यों है, बाई स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, बाई माइनस एक्स, है ना। और यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा अंदर बाई माइनस एक्स, वो सॉरी माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस था, तो माइनस एक्स, ये तो बच जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस को माइनस प्लस बना देगा, बना देगा नहीं बना देगा, तो इसलिए माइनस। अब देखो ये बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, यहाँ से अगर मैं दोनों जगह से बाई माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक कोष्टक में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो ए स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको दो जगह कर देंगे हम, तो यानी बाई माइनस एक्स, तो ये अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा बाई माइनस एक्स एक कोष्टक में, और बाई प्लस एक्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये बन गया बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, यानी बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बाई प्लस एक्स। अब जहाँ हमारा ये इसके फैक्टर आ गए, जो हमारा मैच ये कर रहा होगा बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ बाई प्लस एक्स स्क्वायर यह नहीं, तो देखो यहाँ है। अब हमें अंदर वाले में चाहिए बाई प्लस एक्स, तो यहाँ बाई माइनस एक्स ये नहीं है, तो बाई प्लस एक्स ऑप्शन ए, हमारा बाई प्लस एक्स ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, तो मैं हिंदी का ले ले रहा हूँ, चूँकि ऑप्शन भी दिखाने है ना। आरआरबी एएलपी 2025 का। तो देखो कहता है कि सीधी रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एक दो रेखाएं एल, सीधी रेखा है ये, एक एल है और एक एम है, दो रेखा हो गई, ये दोनों आपस में समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, बिंदु ए और बी रेखा एल पर स्थित हैं, यानी दो बिंदु हैं रेखा एल पर, ए और बी, यानी एक कोई बिंदु मान लो ए है और यहाँ कोई बिंदु बी है, और बिंदु सी और डी रेखा एम पर स्थित हैं, और बिंदु बी सी और बिंदु डी एम पर हैं, ये डी है, रेखा एम पर स्थित है। और ई एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखाओं एल और एम के बीच में स्थित है, यानी एल और एम जो सीधी रेखाएं जो पैरेलल लाइन हैं उनके बीच में एक बिंदु ई स्थित है, यानी अगर मैं बी इसको ई को यहाँ कह दूँ कि ये यहाँ बीच में है इनके दोनों के। ठीक है, तो जो सीधी रेखाएं स्थित है ये सभी इस प्रकार हैं कि एंगल ई ए बी, अब यानी ई ए बी, यानी जो ई एंगल बन रहा है ना ई ए बी, ये वाला ई ए बी, ये वाला एंगल, ये तो ये ई ए बी की माप है कितनी 50। फिर आगे कहता है कि ई सी डी यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है ई सी डी, ये वाला एंगल ये कितना है 70। तो बोला है कि ए ई सी का मान बता दो, ए ई सी यानी ये वाला एंगल हमें पूछा है मेरे भाई, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये एक चीज़ याद रखो कि जब भी समांतर रेखाएं होती हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है,
कितनी भी समांतर, मतलब जो समांतर रेखाएं होती हैं, तो समांतर रेखा मतलब एक तरफ जाने वाले एंगल, एक तरफ जाने वाले मतलब जिनका एंगल एक तरफ बन रहा है, एक साइड में बन रहा है। यानी देखो ये वाला एंगल इस तरफ बन रहा है, ये वाला एंगल भी इस तरफ बन रहा है, और अकेला एंगल ये वाला इस तरफ बन रहा है। यानी एक तरफ बनने वाले एंगलों का योग दूसरी साइड, अपोजिट साइड में बनने वाले एंगलों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल कौन सा, बी ए ई कह दूँ या ई ए बी कह दूँ, ई ए बी प्लस क्या होगा, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। क्योंकि देखो एक ही साइड बन रहा है, इधर इन दोनों का मुंह, इस वाले एंगल का मुंह इधर है, इस वाले एंगल का मुंह भी इधर है, उस वाले एंगल का मुंह इधर है ना। तो इन दोनों का मतलब एक साइड बनने वाले एंगलों का योग दूसरी साइड बनने वाले एंगलों का योग के बराबर होता है। तो ये दोनों ले लूंगा बराबर में, इधर तो एक ही बन रहा है, तो इधर कौन सा है, ए ई सी, ये इसने पूछा है, ए ई सी। यानी इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो ये कितना है 50, ये कितना 70, यानी 50 और 70 मिला के कितना हो जाएगा आपका 120, 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एंगल ए ई सी 150, सॉरी 120, ए ई सी उसने पूछा था, ए ई सी कौन सा होगा 120, ऑप्शन डी। तो हमारे आज के 25 क्वेश्चन पूरे हुए मेरे भाई। तो बस यही है, आज वीडियो तो 1.5 घंटे की हो गई, तो 1 मिनट और बच रहा है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई देख लो, कंटेंट बढ़िया है, अच्छा है, और आपको कैसा लग रहा है वो हमें बताओ, और वीडियो को ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, यार दोस्तों में को बताओ। बढ़िया कंटेंट है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, देख लो 2018 से लेके अब तक के क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग पेपरों में पूछेंगे, 18, 22, 24, 25 अब तक के जो भी पेपर हुए उनके क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी नहीं बेकार कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला अब हम मिलेंगे अपने सेट नंबर 7 में। तो बस आज के लिए इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया, और जो भाई नए अभी जुड़े हैं, नए आए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं सेट नंबर 7 में।